इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12th सैलिएंट फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। जी हाँ, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी इंडियन सिटीजनशिप है। इंडिया में फेडरल सिस्टम अपनाया गया है। फेडरल सिस्टम में डुअल पॉलिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अमेरिका के अंदर भी फेडरल सिस्टम है, वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन वहां जहां फेडरल सिस्टम होता है वहां डुअल सिटीजनशिप भी होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल सिटीजनशिप दी जाती है, नेशनल सिटीजनशिप, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे यूएसए के अंदर प्रत्येक नागरिक के पास दो सिटीजनशिप हैं, एक तो अमेरिकन सिटीजनशिप और दूसरी जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करता है उस स्टेट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। यहां क्या है कि यहाँ कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, वो एक ही तरह की, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही तरह की सिटीजनशिप उसकी होगी और एक ही तरह के उसके पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स होंगे। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इतना मतलब करने के बाद भी इंडियन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप रखने के बाद भी, इसलिए रखी गई इंडियन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ताकि यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनाया जा सके, यूनाइटेड रखा जा सके। स्टेट, अलग अलग स्टेट को स्टेट सिटीजनशिप इसलिए नहीं दी गई ताकि कहीं राष्ट्र की, नेशन की इंटीग्रिटी खतरे में ना हो, इसलिए एक ही सिटीजनशिप रखी गई कि पूरा इंडिया सिर्फ एक यूनिट है, एक ही यूनिट है, अलग अलग यूनिट्स नहीं है, तो इसलिए सिंगल सिटीजनशिप रखी गई। इतना करने के बावजूद भी, सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स देने के बावजूद भी कॉम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं इंडिया में। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, एथनिक डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। कॉम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स यानी अमीर गरीब के झगड़े, कास्ट वॉर्स यानी जातिवाद को लेकर के झगड़े, आरक्षण को लेकर के झगड़े, दलित और स्वर्ण जातियां आपने सुना होगा, तो या फिर अलग अलग कास्ट को लेकर के उनकी आरक्षण को लेकर के मांग, जैसे गुजरात में पाटीदारों का आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर के दंगे, एथनिक डिस्प्यूट्स, तो इतने सारे डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तो ऑल सिटीजन्स के लिए सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स मिले हुए हैं। तो जो एम था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो एम था, वो यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन एस्टेब्लिश करना, जो एम था वो अभी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया है, नॉट फुली रियलाइज्ड। तो ये है 12th सैलिएंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिंगल सिटीजनशिप प्रत्येक नागरिक को मिली हुई है। 13th जो सैलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट बॉडीज भी इंक्लूड की हुई हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज इसको समझते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं वो सेंटर और स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स, पावर्स, फंक्शंस सब के बारे में बताया हुआ है। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज भी दी गई हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं इनको कहा जाता है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो इंडिया का, ये बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बुलवर्क्स यानी ये महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पिलर हैं, किसके लिए? डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण पिलर हैं, स्तंभ हैं, बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम फ्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। फ्री एंड फेयर होकर के चुनाव कराने होते हैं, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट रखा गया है। इंडिपेंडेंट बॉडीज में ये आता है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका काम ऑडिट करना होता है। ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। ये गार्डियन होता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी जनता के जो पैसे होते हैं, जनता का जो पर्स होता है जिसके अंदर पैसे होते हैं, फंड होते हैं, जो मतलब गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकारें जो भी खर्चा करती हैं उसमें कोई घोटाला ना हो किसी प्रकार का, उसकी पूरी पूरी लीगैलिटी हो, तो इस पर कमेंट करने का काम भी, इसको चेक करने का काम भी कैग का होता है। और अगर कोई घोटाला मिलता है तो उसके लिए दंड है, जुडिशरी केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगला थर्ड है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम जो होता है टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर लेवल सर्विसेज एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या और अदर सर्विसेज जो हैं उनके लिए एग्जाम इनको भर्ती करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का काम यूपीएससी का होता है। और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम जो होता है वो सेम काम होता है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर एग्जाम्स कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट करना और एडवाइस करना गवर्नर को, गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे कि जो इन ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशंस, इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंसी जो है वो बनी रहे, ताकि ये इंडिपेंडेंट होकर काम करते रहें। इसलिए इनको स्वतंत्र अधिकार और इंडिपेंडेंटली पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसी पार्लियामेंट के द्वारा इनको अधिकार नहीं मिले, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ओरिजिनल पावर मिली है। तो इन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजंस एस्टेब्लिश किए गए हैं वो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कमीशन एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर्स चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब इनको जो सैलरी मिलती है या इनके जो अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किसी सरकार की ग्रांट पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट दिए जाते हैं। और इनकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कमीशन है, कंडीशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी गई हैं। तो ये 13th सैलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर है 14th सैलिएंट फीचर, वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बनाते हैं प्रेसिडेंट को, टू अनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली, ताकि जो
कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिचुएशन होती है उससे लड़ा जा सके, इफेक्टिवली प्रभावशाली तौर तरीके से लड़ा जा सके एंड सेफ किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, टू सेफगार्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी रक्षा की जा सके, राष्ट्र की रक्षा की जा सके, राष्ट्र की जो एकता व अखंडता है उसकी भी रक्षा की जा सके। तो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, उनमें 3 तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 352, फिर है आर्टिकल 356, फिर है आर्टिकल 360। तो फर्स्ट जो है वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत के अंदर तब लगाई जाती है जब कोई वॉर शुरू हो गई हो किसी अदर कंट्री के द्वारा, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन शुरू हो गया हो, या फिर आर्म्ड रेबेलियन शुरू हो गया हो। आर्म्ड रेबेलियन मतलब जब हथियार उठा करके कोई रेबेलियन देश के अंदर ही शुरू हो गया हो या बाहर से शुरू हो गया हो, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 352 के अंदर पूरी डिटेल दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर है स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट के अंदर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो गई हो, दंगे फसाद शुरू हो गए हों, या फिर कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानना बंद कर दे और सेपरेटिज्म फैलाए, यानी अलगाववाद, जैसे पंजाब करता है कई बार, खालिस्तान मूवमेंट, स्वतंत्र होने की बात करता है इंडिया से। तो ये क्या है? ये सेपरेटिज्म है। तो ऐसे में कभी भी जरूरत पड़ने पर पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी सेपरेटिज्म काफी टाइम से फैल रहा था, तो वहां भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के बाद आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया, रिपेल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उसके बाद उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और अब स्टेट। तो ये स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर पूरी डिटेल दी गई है। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर तब लगाई जाती है जब देश कर्जे में डूब गया हो या फिर राष्ट्र की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में पर खतरा हो गया हो। तो ऐसे में कभी जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है और इसकी आर्टिकल 360 में पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो जब भी इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने पर जो सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर खत्म कर दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट टोटली कंट्रोल में चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए सभी डिसीजन ही सर्वमान्य होंगे। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं, तो वो सिस्टम खत्म कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर, और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में। वो भी बिना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के बिना ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना ही ऐसा कर दिया जाता है। हमारा इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के को खत्म कर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सभी डिसीजन लेती है। तो ऐसे में जो डुअल पॉलिटी रहती है खत्म हो जाती है इमरजेंसी के समय, और सिंगल पॉलिटी चलती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे कार्य करती है। तो ये हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर है 15th सेलिएंट फीचर यानी 3 टायर गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट्स। तो 3 टायर गवर्नमेंट ओरिजिनली क्या था, क्योंकि हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम है, यहाँ डुअल पॉलिटी है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिजिनली क्या था, जब हमारा इंडिया का संविधान बना था, देश नया नया आज़ाद हुआ था, तब 2 प्रकार की सरकारें ही देखने को मिलती थी और उन्हें ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली हुई थी। सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट। फिर लेटर बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट संशोधन किए गए और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायत यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गई, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 ऐड किया गया और एक शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल 11। ये पार्ट 9 और शेड्यूल 11 पंचायत से ही रिलेटेड है, यानी रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गई, यानी म्यूनिसिपैलिटीज यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और एक तो 9A पार्ट 9A ऐड किया गया और शेड्यूल 12 ऐड किया गया, दोनों म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, पार्ट 9A और शेड्यूल 12। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 3rd-टायर गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली, यानी 3rd-टायर गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर देखने को मिली और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन उसको मिल गई और उनके फंक्शंस, पावर, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर सारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया। तो आपको बता दें, ये जो 3rd-टायर गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इसके प्रोविजंस दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलते, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है। 3rd-टायर नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर है 16th सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 अभी 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 gave constitutional status and protection to cooperative societies। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और प्रोटेक्शन मिल गया। इसके लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के चेंजेस किए गए। एक तो फर्स्ट है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो राइट था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और आर्टिकल 19 इसी से रिलेटेड है। और फिर इंक्लूड कर दिया गया वन मोर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंक्लूड कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू प्रमोशन ऑफ ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 43 भी इसी से रिलेटेड है। देन थर्ड जो है वो है एक न्यू पार्ट ऐड कर दिया गया, पार्ट 9B ऐड कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको एंटाइटल्ड किया गया एज अ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस टू एंश्योर the cooperative societies to function in a democratic, professional, autonomous, economically sound manner। फिर है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को उनको एम्पावर किया गया, उनको शक्तियां दी गई, उनको पावर दी गई कि वो
एप्रोप्रिएट लॉ बना सके। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड एप्रोप्रिएट लॉ बना सके, और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एम्पावर किया गया फॉर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू मेक एप्रोप्रिएट लॉज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 17th सैलिएंट फीचर है वो है अ सेकुलर स्टेट। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं जो इंडिया की सेकुलरिटी को दर्शाते हैं। तो उसी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो आपको बता दें सबसे पहले तो जो इंडिया है, इंडिया डू नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई अपना पर्सनल ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया सभी धर्मों का सम्मान करता है, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, तो फॉलोइंग प्रोविजंस आर गिवन विच रिवील सेकुलर करेक्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो है वो यही है कि हमारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रियम्बल के अंदर एक न्यू टर्म इंक्लूड कर दी गई, वो है सेकुलर। ठीक है, फिर सेकंड है प्रियम्बल सिक्योर करता है लिबर्टी ऑल सिटीजन्स के लिए, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, कि इंडिया के सभी सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से भी किसी भी कोई भी वर्शिप कर सकते हैं, कहीं भी उनकी आस्था श्रद्धा विश्वास रह सकता है। बिलीफ फेथ वर्शिप लिबर्टी है। ठीक है, थर्ड है स्टेट नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। मतलब सभी को कानून की नजरों में बराबर है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिली हुई है कानून की तरफ से, बिना किसी भेदभाव के, उसकी जाति उसका धर्म देखे बिना ही। तो ये भी एक सेकुलर करेक्टर है। फिर है स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कोई भी सरकार, गवर्नमेंट, पुलिस या प्रशासन किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। स्टेट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ये कहता है। फिर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर के अवसर दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये आर्टिकल 16 कहता है। ऑल, फिर है ऑल इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट एनी रिलीजन, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि सभी को बराबर अधिकार है, फ्रीडम मिली हुई है कि वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। तो आर्टिकल 25 ये कहता है। फिर है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे टैक्स फ्री, मतलब किसी भी धर्म के ऊपर उसके प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। तो और भी कई प्रोविजंस हैं, हम इतना ही समझेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। मतलब जो सेकुलरिज्म है ये भी दो तरह का होता है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, धर्म निरपेक्षता का। तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो कहता है कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, मतलब रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन रहे, दोनों अलग अलग रहें। मतलब पॉलिटिक्स, और वेस्ट के अंदर चर्च ज्यादा है, चर्च रिलीजन, तो पॉलिटिक्स और चर्च के बीच में डिफरेंस रहे, दोनों एक होकर ना शासन करें। और स्टेट की चलनी चाहिए, स्टेट के पास सोवरेनिटी रहनी चाहिए, स्टेट के डिसीजन सर्वमान्य होने चाहिए, ना कि किसी धर्म के, रिलीजन के या चर्च के। ठीक है, तो पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखा जाना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया में ये
एप्लीकेबल नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का। इसलिए इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नया सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया की जो सोसाइटी है वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। मतलब इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, कोई एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं। तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडियन स्टेट गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, वो बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देती हैं और रिस्पेक्ट करती है, आदर करती है, सम्मान करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, सभी धर्मों को। सर्वधर्म समभाव की हमारी फिलॉसफी है। तो एक जो ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था रिलीजन को लेकर के, वो था कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ओल्ड सिस्टम था जिसे एबोलिश कर दिया गया आजादी के बाद। तो वो था कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसको समझो। मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर सीट्स का आरक्षण, पदों का आरक्षण, तो रिजर्वेशन दे दिया जाता था धर्म के आधार पर। तो ये कहीं ना कहीं बंटवारे का भी कारण बना था आज़ादी के समय में, इंडिया और पाकिस्तान। तो इस क्योंकि इससे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता व अखंडता को नुकसान होता था, बुरा असर पड़ता था, तो इसको खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। अब सिर्फ अगर रिजर्वेशन है तो वो टेम्परेरी तौर पर 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एंड एसटी कैटेगरी को, वो भी इसलिए ताकि टू एंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स। तो अब बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म के बारे में, कि इसकी आलोचना भी की गई है पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के द्वारा और पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के द्वारा, या फिर संविधान सभा के अंदर जो अन्य मेंबर थे, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय में कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने, संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ने इसकी आलोचना भी की थी। तो अब उसी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसके जो प्रोविजंस है वो अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में से बोरो किए हुए हैं। जैसे कहा गया है बैग ऑफ बोरोइंग, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको संज्ञा दी है कि ये एक बैग है, एक थैला है, और उसके अंदर हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस बोरो करके उस बैग में, थैले में डाल रखे हैं, बैग ऑफ बोरोइंग। और कुछ ने कहा कि ये होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये है फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकंड है अ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये उसकी कार्बन कॉपी है, लैंग्वेज भी सेम है, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन है, जो कि आपको भी हमने सैलिएंट फीचर्स में भी बात की थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर देखने को मिलता है। लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधे से ज्यादा प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिए गए हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो है ये अमेंडेड वर्जन ऑफ 1935 एक्ट है। तो ये है सेकंड क्रिटिसिज्म। थर्ड है अन इंडियन एंड एंटी इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोगों ने एंटी इंडियन कहा है, अन इंडियन कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो नेचर है वो फॉरेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया था शुरुआत में, और इट डजंट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था और जो उसकी स्पिरिट थी उससे थोड़ा हटकर था। और फिर है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जो गांधी जी की सोच थी, महात्मा गांधी जी की, ये उससे थोड़ा हटके है, उनकी फिलोसफी से अलग है। गांधी जी की फिलोसफी को, उनकी आइडियोलॉजी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ नेशन थे, इंडियन नेशन, तो क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो सोच थी वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। तो ये थी फोर्थ क्रिटिसिज्म। फिफ्थ जो क्रिटिसिज्म है वो है एलिफेंटाइन साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हाथी जैसा बड़ा साइज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहा गया है। बड़ा ही बल्कि डॉक्यूमेंट है, टू बल्कि। ये भी क्रिटिसिज्म कुछ लोगों के द्वारा की गई है। सिक्स्थ है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। उनका कहना है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वकीलों की मौज करता है, वकीलों की मौज कर दी इसने। पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स वो कैसे? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टू लीगलिस्टिक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट है, लीगल लैंग्वेज है, फ्रेजियोलॉजी। इसकी जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बनाती है। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लीगल लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें एडवोकेट्स की जरूरत पड़ती है, वकीलों की जरूरत पड़ती है। तो उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको उनका काम बढ़ता है, तो इसलिए उनकी मौज है, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 इंडियन पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत बुक का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। धन्यवाद।